बात आज की चैनल के कार्यक्रम विशेष साक्षात्कार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज विश्व डायबिटीज़ दिवस है और इस अवसर पर मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप इस डायबिटीज़ रोग से दूर रहें और आपको कोई किसी तरीके की समस्या ना आए। इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश सक्सेना। जब भी कभी डायबिटीज़ बीमारी का जिक्र होता है और उसके निवारण और निदान का जब उत्तर खोजा जाता है तो डॉक्टर रजनीश सक्सेना राजस्थान में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े नज़र आते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की तरफ से बैंकॉक में एक आयोजन होने वाला है जिसमें आपको सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भी आप कई पदवियों से और कई जगह पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। आपने जिस तरीके से डायबिटीज़ को लिया और जागरूकता पैदा की वो वाकई एक अलग किस्म का वो है अभियान और उस अभियान के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप अजमेर के हमारे स्टार हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आपसे डायबिटीज़ के विषय में बात की जाए। तो डायबिटीज़ क्या है, इस विषय पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, डायबिटीज़ हर कोई कहता है कि हाँ शक्कर की बीमारी हो गई है या मुझे मधुमेह हो गया है या डायबिटीज़ हो गया है, राजरोग, इसके कई नाम हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये जो बीमारी है इसके अंदर साधारण भाषा में हम लें तो ब्लड में शुगर की मात्रा मतलब रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है जी। नॉर्मली हम सभी व्यक्ति खाना खाते हैं जी। खाना खाने के बाद में अपने जो भोजन है वो विभिन्न तत्वों में अंदर विभाजित हो जाता है जी। और आंतों में जाके उसको आंतें एब्जॉर्ब कर लेती हैं हाँ जी। और उसके एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि रक्त में जो कार्बोहाइड्रेट है वो एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, प्रोटीन और आपके फैट ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट रक्त में एब्जॉर्ब होने के बाद में ग्लूकोज के फॉर्म में पूरी बॉडी में जाता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जी। तो ये हर कोशिका में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि हमने बचपन में ही पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है, बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज के अंदर ग्लूकोज तो बहुत सारा होता है लेकिन बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है। ये इंसुलिन ही ग्लूकोज से अटैच होकर एक व्हीकल की तरह कार्य करता है जिससे किसी कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज एंटर होता है और यूटिलाइज होता है। तो डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? जैसे आप अगर डायबिटीज़ के मरीज होते हैं तो आप अपन जागरूकता पैदा करें कि भाई आपके कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं आपको तो क्या क्या ऐसे प्राथमिक लक्षण होते हैं जिनसे हमें ये सब सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे हो सकता है डायबिटीज़ हो और हमें उचित डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ हम देखें कि किसी व्यक्ति के अंदर बार बार यूरिन की शिकायत होती है, बार बार मूत्र करने जाना पड़ता है उसे जी। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ उसको प्यास अधिक लगती है जी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भूख तो अधिक लगती है, खाना अधिक खाता है लेकिन उसकी कमजोरी आती है मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस आफ्टर टेकिंग सफिशिएंट फूड। पूरा खाना खा रहा है पर उसकी कमजोरी आती है उसके बाद में उसके नज़र के नंबर भी बार बार चश्मे के चेंज हो सकते हैं, आई साइट कमज़ोर होने लगती है, शरीर के अंदर खुजली वगैरह या दूसरे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, उसके पैरों के अंदर कई बार सुनपना, चींटियाँ चलना या पिंडलियों में दर्द ये बहुत कॉमन होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कोई चोट लगती है, घाव होता है तो वो भी बहुत देर से बढ़ता है। और हम पुरुषों में देखते हैं कई बार इसके अंदर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, इससे वो वैवाहिक जीवन सही ढंग से नहीं बिता पाता है। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं जो डायबिटीज़ के रोगी में देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जागरूकता पैदा करने के लिए डायबिटीज़ से हम सावधान रहें, तो आपको बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरीके से प्राथमिक लक्षण जो होते हैं आदमी के अंदर जैसे ही देखने को मिलें, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपके घाव नहीं भर रहा, आपको भूख ज़्यादा लग रही है लेकिन कमज़ोरी महसूस हो रही है, वैवाहिक जीवन की भी कमज़ोरी आप महसूस कर रहे हैं और बहुत तरीके की बातें जो आपने बताई, उसमें कहीं कोई भी एक लक्षण भी अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में आ रहा है तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अंदर एक जो रिस्क होते हैं रिस्क फैक्टर भी अपने को मालूम होना चाहिए। अच्छा जी। जैसे हम देखते हैं पारिवारिक इतिहास होना चाहिए, अगर किसी के परिवार में डायबिटीज़ है तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। ऐसी महिलाएँ जिसका गर्भावस्था के समय वजन बहुत अधिक हो या बच्चे का वजन
ज़्यादा हो तो उसको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यदि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, मतलब पूर्व में गर्भावस्था के समय डायबिटीज़ है, तो उसको भी भविष्य में डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब अपने भारतीय में हम देखें जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर है। और दूसरा, जैसे जैसे पाश्चात्यकरण होता जा रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे खाने पीने का सिस्टम चेंज होता जा रहा है, तो इस सबके कारण अपन फास्ट फूड की तरफ बढ़ते हैं। जीवन शैली परिवर्तन होने से अपने डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका होता है जी, जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि अपनी लंबाई को एक धागे से या रस्सी से नाप ले और उसको डबल कर ले और उसको पेट पे लपेट ले। अच्छा, अगर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है इसका मतलब है कि आप डायबिटीज होने के रिस्क के ऊपर या डायबिटीज हो चुकी है। और वापस बताइए, अगर आपने पूरे धागे से अपनी लंबाई नापी, पूरे शरीर की लंबाई नीचे से और उसको डबल कर लिया और उसको पेट पे लपेटा जी, अगर वो छोटी पड़ जाती है इसका मतलब आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक है और डायबिटीज हो चुकी है। और अगर वो बड़ी रहती है इसका मतलब आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तरीका है। क्या बात है। तो ये तो लोग बाग तो ब्लड वो अपना चेक कराते हैं, उसके अंदर डायबिटीज आई, किस मात्रा में आई ये पता भी नहीं चलता, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा वो बता दिया। साहब एक चीज़ और हम देखते हैं, कई बार मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि लोगों को कहते हैं साहब मेरा वजन तो सही है, लेकिन एक आसान तरीका और है, सिंपल सा। अच्छा, आप अपनी हाइट को, लंबाई को सेंटीमीटर में नापें। अगर कोई पुरुष है उसकी जितनी हाइट है उसके अंदर वो 100 कम कर ले और महिलाएं 105 कम कर ले तो उससे मालूम पड़ जाए कि मेरा वजन कितना है। जैसे 170 हाइट है किसी पुरुष की, उसमें 100 कम कर लिया मतलब उसका वजन 70 किलो होना चाहिए। अगर 70 या 90 किलो, 100 किलो या 60 किलो है तो मतलब कम है या ज़्यादा है। अच्छा। ऐसी महिलाओं को 105 कम, अगर 155 उसकी हाइट है तो उसको अपना 105 कम करना चाहिए, मतलब 50 किलो उसका वजन रहना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा है इसका मतलब उसकी वजन ज़्यादा है, वजन ज़्यादा होने का मतलब डायबिटीज होने के रिस्क के ऊपर रिस्क में आ गया। अच्छा, मेरे को आप ये बताइएगा कि आप जैसे ये तो पता चल गया कि मुझे डायबिटीज़ है, लेकिन लक्षण भी आ गए मेरे डायबिटीज़, लेकिन कितनी डायबिटीज़ है और उसका इलाज और उपचार क्या कराना चाहिए, वो कैसे आप करते हैं? डायबिटीज़ देखिए, वैसे तो नंबर ऑफ में देखें तो हमारे देश के अंदर इस समय जो लेटेस्ट स्टडी हुई थी ICMR इंडिया बी स्टडी, उसके अनुसार इस समय 100 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है और करीब 43% ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी ज्ञात नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है। वो बीमार तो हैं पर उन्होंने जांच ही नहीं करवाई, उन्हें मालूम ही नहीं कि मेरे को डायबिटीज़ है। तो ये 43% और ज़्यादा रिस्क के ऊपर है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो नॉन रिवर्सिबल है, तो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है कि देश के लिए भी नुकसानदायक है, उनके खुद के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। तो उन सब के लिए अपने को देखना है। अब आपने दूसरी चीज़ पूछी कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है, तो डायबिटीज़ अपन मोटे मोटे देखें तो एक तो ऐसी डायबिटीज़ जो इंसुलिन से कंट्रोल होती है, दूसरी बिना इंसुलिन के। इंसुलिन से कंट्रोल होने वाली डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये कम उम्र में होती है, इसके अंदर जो पैनक्रियाज ग्रंथि होती है वो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनाती है या इंसुलिन नहीं बनाती है, तो उसके कारण रोगी को जीवन भर अपने जीवन को चलाने के लिए इंसुलिन बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी होती है टाइप 2 इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज, जिसके अंदर रोगी के शरीर में इंसुलिन तो बनती है लेकिन कम मात्रा में बनती है या वो प्रभावी नहीं होती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है। तो ऐसे व्यक्ति बिना इंसुलिन के गोलियों से भी अपना जीवन चला सकते हैं। तो ये मोटे मोटे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई। अब तीसरी डायबिटीज होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, जो गर्भावस्था के अंदर हम देखते हैं महिलाओं को होती है। और गर्भावस्था में हम देखें तो करीब 8 से 10% महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ये डायबिटीज हो सकती है। तो उन लोगों को, उन महिलाओं को जनरली 24 से 28 हफ्ते के बीच के अंदर प्रेगनेंसी के मालूम पड़ता है कि मुझे डायबिटीज़ है। तो उस समय उनको शुरुआत में तो हम कहते हैं भाई व्यायाम करो, खाने पीने का ध्यान रखो, कंट्रोल हो जाता है और ठीक, नहीं तो उनको जनरली इंसुलिन पर ही लेके हमें उनका इलाज करना पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद में नॉर्मल भी काफ़ी लोगों में हो जाती है, वापस भी वापस नॉर्मल, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत है और थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान नहीं रखेंगे बच्चों में डिफेक्ट आ जाएगा, सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल हेरिडिटरी हो सकती है। एक डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि डायबिटीज़ जो होती है अपने आप में तो एक रोग है ही, लेकिन इससे जितना ये खतरा अपने डायबिटीज़ से शरीर को नहीं होता, उससे और ज़्यादा खतरा उनको अन्य बीमारियों में होता है। तो इससे पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो क्या क्या हो सकता है? बहुत सामयिक प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि रोगी डायबिटीज़ से नहीं डरता, कहता साहब जरा सा मीठा मैंने कम खा लिया है, ज़्यादा खा लिया, कल कंट्रोल कर लूँगा, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ख़राब चीज़ है कि इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक तो
शॉर्ट ड्यूरेशन की, एक लॉन्ग ड्यूरेशन की। जी। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो टाइप 1 के मरीज होते हैं जनरली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बॉडी में इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। अब नॉर्मल आदमी के इन्फेक्शन वगैरह वो तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज वाले में थोड़ा लंबा समय लेता है ठीक होने में। जी। टीबी किसी को होती है तो नॉर्मल के तो बहुत जल्दी 6 महीने के कोर्स में पूरा हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज में कई बार तो बरसों लग जाते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, इस तरह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। अब लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर है जो लंबे समय की डायबिटीज के कारण होते हैं। इसके अंदर बॉडी के सारे अंग अपने इन्वॉल्व आते हैं। मेनली इसके अंदर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसके अंदर आपकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम आती है, अंधेपन की शिकायत बहुत कॉमन होती है, 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं अंधेपन के। जी, जी, और सबसे खराब चीज़, एक बार अंधापन आ गया दुनिया में कोई दवाई नहीं जो ठीक कर सकती। हाँ, जो ठीक कर सकते। और ग्लोकोमा कैटरेक्ट होने के चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है डायबिटीज़ के मरीज को। हम हार्ट को लें तो हार्ट के अंदर अपन देखते हैं हार्ट अटैक की संभावना करीब 2 से 4 गुना ज़्यादा है। और सबसे खराब चीज़ है कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण डायबिटीज़ के रोगी के हार्ट के अंदर दर्द होते समय, जब हार्ट अटैक होता है उस समय दर्द महसूस नहीं होता है। जब दर्द नहीं होता है तो मरीज को मालूम ही नहीं पड़ता, उसको इलाज नहीं मिलता, डेथ हो जाती है। अपन ने सुना होगा रात को सोते सोते डेथ हो जाती है, वो जनरली ऐसे ही लोगों को होती है। ऐसे लोगों को होती है। उसके बाद में आपके किडनी है, किडनी सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और सबसे खराब चीज़ है किडनी खराब होने के चांसेस 18 से 23 गुना ज़्यादा है। लेकिन मरीज क्या कहता है, मेरे को सिम्टम ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो केयर ही नहीं करता है। लेकिन केयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डायबिटीज़ मालूम पड़ता है उस दिन तक लगभग 50% किडनी के नेफ्रॉन्स मतलब फिल्टर होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं। पर सिम्टम कब आएंगे? जब 80% खराब होंगे। जब 80% खराब हुए फिर अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा डाइट कंट्रोल करो, और कुछ नहीं हुआ तो डायलिसिस करो। अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते। इसी तरह आपके पैर कटने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत में तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिशन है अपने यहाँ कि मतलब भगवान राम जब गए थे तो केवट ने उनको खड़ा उनकी देखी थी, भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया था। तो अपने पुराना ट्रेडिशन है पैरों की केयर का। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपन ब्यूटी पार्लर जाके चेहरे को तो साफ कर लेंगे, धो लेंगे, और लेकिन पैरों की केयर नहीं करते। तो पैरों की केयर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हर 20 सेकंड में किसी ना किसी आदमी का पैर डायबिटीज़ के कारण कटता है, और 50 गुना ज़्यादा संभावना है डायबिटीज़ के कारण पैर कटने की। और सबसे खराब चीज़ जो है, जो टोटल पूरे विश्व में डायबिटीज़ के इलाज पे खर्चा होता है, उसका 45% खर्चा केवल पैरों की समस्याओं को ठीक करने के अंदर होता है। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर साहब कि आपने पैरों की जो चप्पलें ऐसी डायबिटीज़ के फुट वियर बनाए थे, तो वो किस तरह बनाए और कैसे आपने ये इजाद किया? सर, जो डायबिटीज़ के अंदर जो गाइडलाइन है ना कि आपको जो चप्पलें और जूते वो सिंपल नहीं पहनने चाहिए, अलग तरह के आते हैं। इसके अंदर क्या, इसका जो लंबाई होती है आपके पैर से 1.25 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए। मतलब जो आपका नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, उससे 1 नंबर बड़ा जूता पहने। दूसरा, उसका जो टो बॉक्स होता है वो चौड़ा होना चाहिए। देवानंद वाले आते थे पतले, नैरो वाले वो नहीं होने चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। हील सपोर्ट वाला होना चाहिए। इंसोल्स प्रॉपर कंफर्टेबल और सॉफ्ट हो, जैसे माइक्रोसेलुलर रबर का हो या माइक्रोसेलुलर पॉलीमर का हो, प्लास्टाजोट या इवाजोट का, ये होना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हाई हील की सैंडल कभी नहीं पहने। 2 सेंटीमीटर से बड़ा हील ना हो तो अच्छा रहेगा। और वेट का भी ध्यान रखना है। अपने जूतों का जो दोनों पेयर है उसका वेट 750 ग्राम से कम होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। और एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, जो लोग हंसेंगे पर ज़रूरी है, कि जूते हमेशा डायबिटीज़ के मरीज को शाम के समय खरीदना चाहिए, सुबह या दोपहर में नहीं। इसकी वजह इसके सर, क्योंकि पैरों के जैसे धमनी शिराओं में गड़बड़ी आती है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उसके कारण मॉर्निंग के अपन रात को सो के सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में पैर का साइज पतला सा होता है, लेकिन दिन भर चलने से पैरों में थोड़ी सूजन आ जाती है, तो पैरों में साइज बढ़ जाता है शाम को। तो उसे शाम को खरीदेगा तो मॉर्निंग आवर्स पे वो टाइट कर सकता है। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में खरीदा तो शाम को पैर का साइज सूज गया तो आपको पैर में प्रेशर डालेगा, प्रेशर से घाव होने का डर रहता है। आजकल तो ऑनलाइन लोग मंगाने लग गए सर, अपना नाप देते ही नहीं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बड़ा अजीब सा होता है। तो ये डायबिटीज़ वालों को बचना चाहिए। बहुत ध्यान, एक मोजों तक का भी ध्यान रखना चाहिए। मोजों का भी, बिना इलास्टिक के मोजे पहनने चाहिए, बिना फटे हुए मोजे होने चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ है, मोजों का जो थिकनेस है वो 20 सोर से ज़्यादा नहीं हो, उतने 20 सोर से कम ना हो, 20 सोर थिकनेस होनी चाहिए, तो आपके पैरों के अंदर प्रॉब्लम होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। उससे आपका शियर एंड टियर फोर्स एट द टाइम ऑफ वॉकिंग कम हो जाता है। अपन जब चलते हैं तो इस तरह पैर रखते हैं तो पैर लेफ्ट की तरफ मतलब आउटर साइड में मूव होता है, फिर फ्रंट के अंदर आता है। तो सारा का सारा वजन चलते समय कुछ समय के लिए हील के ऊपर रहता है, फिर फ्रंट की बोन्स के ऊपर। तो उसके ऊपर
अगर 80 किलो का व्यक्ति हो, पूरी एड़ी के ऊपर 80 किलो वेट रहेगा तो यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए फुटवियर बहुत ज़रूरी है, सही मात्रा सही क्वालिटी के पहने, अपने सही इसकी थिकनेस वाले पहने, और हर 6 महीने में जूतों को चेंज कर लें या इंसोल को चेंज कर लें। अच्छा चलिए, अब आप मुझे बताइए, खान पान में आजकल जैसे युवा पीढ़ी ये जो जंक फूड खा रही है और बड़ा वो चल रहा है, तो उस पर आप डायबिटीज़ से खतरे कैसे बढ़ते हैं? सर, जो खान पान है अपना, हम देखें कि खान पान जो अपना भारतीय ट्रेडिशनल फूड है वो सबसे बढ़िया खाना है। आपको खाने में डायबिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्टेशन है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं सकते। बस इतना सा ध्यान रखना, मीठी चीज़ें कम कर दें। और इवन शक्कर के लिए भी एडीए ने कहा है कि अगर आप वेल कंट्रोल्ड, वेल एजुकेटेड डायबिटिक पेशेंट हो तो आप केन शुगर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम भी चाय के अंदर लोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केन शुगर के अंदर या गन्ने की शुगर के अंदर फ्रक्टोज और सुक्रोज होते हैं। तो उसको खाने के बाद भी हल्की शुगर बढ़ती है, ज़्यादा इतनी नहीं बढ़ती कि आपको नुकसान करे। हाँ, यानी कि आप जैसे गुड़, अगर थोड़ा सा गुड़ ले लें, थोड़ा सा ले लें कोई नुकसान नहीं, पर ज़्यादा नहीं लें। ज़्यादा ना, वो तो ज़्यादा तो फिर। और दूसरा, अपना खाना बैलेंस होना चाहिए। गेहूं की या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लिमिटेड हो, आपके प्रोटीन भी लिमिटेड हो, और अपना फैट भी। अगर प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, आजकल हम देखते हैं जिम में जा रहे हैं लोग, वे प्रोटीन हो, पता नहीं कौन कौन से प्रोटीन, तो ज़्यादा प्रोटीन लेना भी किडनी डैमेज करता है। बिल्कुल। तो वो भी लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना सबसे अच्छा चीज़ है। अब गेहूं है, गेहूं की जगह अगर आप बाजरा लें, बाजरा और अच्छा है। बाजरे का तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, तो उससे आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो बाजरे का दलिया है, बाजरा खाना बहुत अच्छी चीज़ है। हरी सब्जियां सारी आप खा सकते हैं। ज़मीन के ऊपर की, ज़मीन के नीचे वाली सब्जियों में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पे रेस्ट्रिक्ट हो। आप जो भी सब्जी खाएं, कम ज़मीन के नीचे की आलू, अरबी, जिमीकंद, शकरकंद, वो कम मात्रा में लें, और किसी और सब्जी के साथ बना के लें तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। घी तेल की मात्रा कम से कम लेनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि साहब मैं ओलिव ऑयल लूँ या मस्टर्ड ऑयल लूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑयल लें, सबसे बढ़िया ऑयल्स के अंदर आपका है सरसों, तिल्ली, मूंगफली, ऑलिव ऑयल, पर उनकी क्वांटिटी पे ध्यान रखें। एक दिन में छोटे 3 से 4 चम्मच, मतलब 1 महीने में आधा किलो घी या तेल मिला के लेना चाहिए एक व्यक्ति को। और वो बार बार बदल बदल के ले तो अपने को हर तरह के फैटी एसिड आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए घी या तेल जो भी लें अपन बदल के लें। और गाय का घी सबसे बढ़िया होता है। हमारे तो हम कहते हैं गाय हमारी माता है, तो माता का मतलब क्या, उसका दूध सबसे पौष्टिक है, सबसे फायदेमंद है, उसका घी भी अपने लिए सबसे फायदेमंद है। तो एक माँ की तरह होती है, अपने लिए सबसे बढ़िया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं ये कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाऊं, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो इंटरनेशनल तौर पर जो थीम रखी गई है आपकी डायबिटीज़ को लेकर, वो क्या है? इस साल जो RSDI ने जो थीम रखी है वो है डायबिटीज़ एंड वेलबींग, मतलब डायबिटीज़ और स्वास्थ्य और सेहत, कि डायबिटीज़ होते हुए हम किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं। क्योंकि हम देखें कि वर्ल्ड के अंदर जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, भारत में भी देखें, सोनम कपूर है, कमल हसन है, या हम कई बड़े राजनेताओं को देखते हैं, वो भी डायबिटिक है और अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं और अपनी फील्ड में टॉप पे हैं। तो सेहतमंद रहना डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद रहने के लिए अपने को नेगेटिव थिंक नहीं रखना है, पॉजिटिव सोचना है, सही ढंग से खाना पीना है, बैलेंस डाइट को लेना है, फास्ट फूड और को अपने को अवॉइड करना, और लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके अपन सही ढंग से सेहतमंद रह सकते हैं। ये इस साल की थीम है। चलिए, बहुत अच्छी थीम है। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने नई थीम बताई, और ये हमें अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, हमें खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, और जैसे ही लक्षण आए डायबिटीज़ के तो हम तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। डॉक्टर रजनीश सक्सेना, आप आए, आपका आभार। आपने हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नागरिकों को, प्रबुद्ध नागरिकों को जागरूक किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह आप आते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।